गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। ये केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 है और यहां पर हम लोग जो है लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में बेसिक डिफरेंस को समझेंगे। देखो एक्चुअली लॉ ऑफ मास एक्शन जो है हमारा क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में तुम लोग पढ़े, और यहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन की तरह ही ठीक है रेट लॉ है, लेकिन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है और हमेशा बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। यहां अगर हम जब बात करने लगेंगे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का, एक्चुअल कोफिशिएंट का, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो बाबूरे हम लोग सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन को देख लेते हैं एक बार ध्यान से। तो ये तो पता ही है एक्चुअली ये लॉ ऑफ मास एक्शन नॉर्वे का दो रसायन शास्त्री था, गुल्डबर्ग और वागे। तो बाबूरे एक्चुअली ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है 1864 में दिया गया था। 1864 में किसके द्वारा? गुल्डबर्ग और वागे के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? गुल्डबर्ग एंड वागे। ये लॉ ऑफ मास एक्शन किसके द्वारा दिया गया था? गुल्डबर्ग और वागे के द्वारा। कितना ईस्वी में? 1864 में। बात को अब समझना, सभी बच्चे जान रहे हो कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। कोई दिक्कत? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स होता है। अगर बाबूरे एक से अधिक रिएक्टेंट्स हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स तो होगा, लेकिन दोनों रिएक्टेंट का क्या करेंगे? गुणनफल के समानुपाती होगा। बात को समझना, यानी कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे? दोनों रिएक्टेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। कोई दिक्कत? यानी सिंपली तुम अगर लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करो तो ये काम हो गया यहां तक। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। कोई दिक्कत? बोलोगे सर ये आगे क्या लिखा हुआ है? इन केमिकल इक्वेशन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द स्पेसीज आर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन देयर कंसंट्रेशन टर्म्स। यानी कहने का मतलब है कि किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है उसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और ये जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो रिएक्टेंट्स का क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा। अभी बात को समझो, अभी इसका हम लोग एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। तुम एक रिएक्शन को देखो तब ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। कंसीडर करो एक रिएक्शन, कंसीडर ए फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन। एक काल्पनिक अभिक्रिया पर विचार करते हैं हम लोग। बात को समझो, अगर ए और बी हमारा क्या है? रिएक्टेंट है, और इससे क्या बन रहा है? हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, बात को फिर समझना, ए और बी अगर हमारा क्या है? रिएक्टेंट है, और इससे प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली अभी क्या बताए? प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? बोलो। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ए का मोलर कंसंट्रेशन और बी के मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, यानी कि गुणनफल। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? ए और बी के मोलर कंसंट्रेशन का गुणनफल। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? ए और बी के
ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन का, ठीक है, गुणनफल के समानुपाती होगा ये रेट ऑफ रिएक्शन। अब बाबू रे यहां पर तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए का कितना है, 1 है, और यहां पर क्या है, 1 है। लेकिन फर्ज करो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल ए है और ये स्मॉल बी है, तो ये लॉ क्या कह रहा है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स या स्पीसीज जो भी हो आर इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, एक्सपोनेंट्स ऑन देयर कंसंट्रेशन टर्म्स। मतलब ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन टर्म का क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, जिसको हम लोग घात कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, हाँ या ना? अभी बात दिमाग में समझ में आया होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है कि भाई कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो रिएक्शन रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, एक्चुअली हम पढ़ाए हैं तुमको केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में कि अगर हम मोलर कंसंट्रेशन बोले तो इसका मतलब क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन को हो या एक्टिव मास को हो, दोनों एक ही चीज है। नहीं समझे बात? तो मोलर कंसंट्रेशन के ऑब्लिक में हम एक्टिव मास लिख दिए, कोई दिक्कत? और इस एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से या सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर देख लियो कि हम स्क्वायर ब्रैकेट से लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत? तो तुम्हारे दिमाग में लॉ ऑफ मास एक्शन तो सेट कर गया। क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास, ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट्स। कोई दिक्कत? अगला लाइन क्या है कि इन केमिकल इक्वेशन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द स्पीसीज आर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन देयर कंसंट्रेशन टर्म्स। यानी कि ये जो रिएक्टेंट्स है इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कंसंट्रेशन टर्म का क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा देते हैं, समानुपाती के चिन्ह को हटा देंगे, तो भाई क्या आएगा वहां पर, एक बोलो कांस्टेंट आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट के ए टू द पावर ए और बी टू द पावर क्या हो जाएगा। यहां के क्या है बोलो, के इज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। के क्या है वो, अरे रेट कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत? के क्या है, रेट कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत? अब एक चीज तुम ध्यान दोगे कि अगर हम ए और बी के कंसंट्रेशन को यूनिटी कर देंगे, 1 मान लेंगे, फर्ज करो ए और बी का कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोल पर लीटर है, ठीक है, बात को समझना। अगर ए और बी का मोलर कंसंट्रेशन कितना है बाबू रे, 1 मोल पर लीटर, तब बताओ क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू 1 होगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो के। यानी समझ लो कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट का इक्वल हो जाएगा कब, जब रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन क्या हो, यूनिटी हो। तो तुम लोग देख लेना कि नोट्स में एक लाइन और उसमें ऐड किए हुए हैं कि लिखे हुए हैं कि द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ईच रिएक्टेंट हैज ए मोलर कंसंट्रेशन यूनिट और यूनिटी। बात समझ में आ रहा है कि ये जो रेट कांस्टेंट है वही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। कब, जब प्रत्येक रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन क्या हो, यूनिटी हो, यूनिट हो, 1 मोल पर लीटर हो। क्लियर है बात बाबू रे? ये लॉ ऑफ मास एक्शन है तुम्हारा।
तो फिर से एक बार ये बताओ कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन किसके द्वारा दिया गया था? गुल्डबर्ग और वागे के द्वारा। कितना ईस्वी में? क्या कहता है ये लॉ कि भाई अगर किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स है तो उस कंडीशन में, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। हाँ या ना? ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगला लाइन क्या लिखा हुआ है कि इन केमिकल इक्वेशन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स, या स्पेसीज बोलो, रिएक्टिंग स्पेसीज बोलो, जो बोलना है, आर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन देयर कंसंट्रेशन टर्म्स। यानी कि जो रिएक्टेंट्स का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, नंबर ऑफ मोल्स है, वो क्या बन जाएगा बोलो? पावर बन जाएगा। कोई दिक्कत? दिक्कत है तो बोलो। नहीं है दिक्कत। अब तो ये बात तो समझ ही रहे हो कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ए और बी का मोलर कंसंट्रेशन, और इसका पावर क्या आ गया? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए, यहाँ पर एक कांस्टेंट के आ गया। के को क्या कहेंगे? रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट बोलेंगे। अगर ए और बी का मोलर कंसंट्रेशन हमारा यूनिट हो जाए, 1 मोल पर लीटर हो जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाता है? रेट कांस्टेंट यानी के हो जाता है। ये तुम्हारा लॉ ऑफ मास एक्शन है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब थोड़ा सा हम रेट लॉ पर बात करते हैं। किस पर बात करेंगे? रेट लॉ पर। एक सबसे पहला तुम बात जान लो कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो थ्योरेटिकल अप्रोच है, सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन एक्चुअली ये जो रेट लॉ है ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है। दोनों में बेसिक डिफरेंस देखना। ऐसे अगर देखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। सेम कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इन केमिकल इक्वेशन यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ना लिख करके हम स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट या एक्चुअल कोएफिशिएंट लिखेंगे। दोनों में फर्क देखना। ये रेड मार्कर से हम लिखेंगे। देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या था? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था, और यहां पर क्या हो गया बताओ? एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ द स्पीसीज आर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन देयर कंसंट्रेशन टर्म्स। सब कुछ क्लियर है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स होगा। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ द, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स होगा। और रिएक्टेंट्स पर जो तुम्हारा पावर होगा वो यहां पर क्या हो जाएगा? एक्चुअल कोएफिशिएंट, यानी स्पीसीज का जो एक्चुअल कोएफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा? कंसंट्रेशन टर्म का पावर बन जाएगा। तो यहां ए और बी तुम्हारा क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब बोलोगे सर ये एक्चुअल कोएफिशिएंट क्या होगा? तो बाबू रे ये एक्चुअल कोएफिशिएंट ए बी का, ठीक है, ए बी से समान भी, यानी ए और बी के सेम भी हो सकता है, और ए बी से क्या तुम्हारा हो सकता है? ए बी से डिफरेंट भी हो सकता है। बात को समझना। ये एक्चुअल कोएफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए बी के समान भी हो सकता है और उससे डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहां पर जो है हम इस ए के, फर्ज करो हम ए के एक्चुअल कोएफिशिएंट को x मान लिए और b के एक्चुअल कोएफिशिएंट को क्या मान लिए? y। तो तुम लोग बोलोगे सर क्या x y यूं ही मान लेंगे? बाबू रे ये हम या तुम डिसाइड नहीं करोगे, एक्चुअल कोएफिशिएंट डिसाइड करता है एक्सपेरिमेंट। आगे हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये किस तरह से तुम्हारा एक्चुअल कोएफिशिएंट है ना डिसाइड किया जाता है। बात को समझना यहां पर। तो
तो हम अभी तुरंत बताए कि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और जो पावर होगा वो क्या होगा, एक्चुअल कोफिशिएंट होगा। अभी इस पर बात करेंगे, एक्चुअल कोफिशिएंट पर बात करेंगे। तो बाबू रे यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के आया, और के क्या है तुम्हारा, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। यहां पर भी हम ए और बी के मोलर कंसंट्रेशन को क्या कर दिए, यूनिट कर दिए, 1 मोल पर लीटर एज्यूम किए, तो यहां पर भी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या आ जा रहा है, की। बस फर्क कहां देखने को मिला, ये ए और बी के जगह क्या हो गया, एक्स वाई। यहां एक्स और वाई क्या है, एक्स एंड वाई क्या है, आर। बोलो एक्चुअल कोफिशिएंट। ये तुम्हारा एक्स और वाई क्या है, एक्चुअल कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, या रिएक्टिंग स्पेसीज भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है, यहां एक्स और वाई क्या है तुम्हारा, एक्चुअल कोफिशिएंट है। दोनों में बेसिक डिफरेंस को फिर से गौर करो। यहां पर अभी हम एक्स वाई पर भी चर्चा करेंगे। तो रेट लॉ क्या कह रहा है कि भाई एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। इन केमिकल इक्वेशन एक्चुअल कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पेसीज या रिएक्टेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन देयर कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और बी का मोलर कंसंट्रेशन। अगर ए का एक्चुअल कोफिशिएंट एक्स है तो इसका पावर बन गया। मान लिए हम, सपोज कर लो कि ए का एक है ना, कंसंट्रेशन टर्म जो ए है उसका एक्चुअल कोफिशिएंट एक्स है तो पावर बना दी। मान लो कि बी का एक्चुअल कोफिशिएंट क्या है, वाई है, तो पावर क्या हो जाएगा, वाई कर दिए। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो कांस्टेंट डाल दिए, के तुम्हारा रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर ए और बी के कंसंट्रेशन को हम यूनिटी कर दिए, 1 मोल पर लीटर मान लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। कोई दिक्कत, यानी कि यानी यूनिट मोलर कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। कोई दिक्कत, तो ये बाबू रे तुम्हारा रेट लॉ है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और एक्चुअल कोफिशिएंट में अगर फर्क समझना है तो इसको एक रिएक्शन से समझ लो, तुम आगे बहुत हेल्प करेगा। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल तुमको एक्चुअल कोफिशिएंट और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में जो बेसिक डिफरेंस है उसको समझाने में बहुत मदद करेगा। ये देखो H2 है और Br2 है, दोनों के रिएक्शन से क्या बना, 2HBr। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इस पर सबसे पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं। ठीक है, बात को समझना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स H2 Br2। कोई दिक्कत, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Br2। कोई दिक्कत यहां तक। अब H2 पर पावर क्या हो जाएगा, H2 के आगे कितना है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट छिपा हुआ, बोलो 1 है ही, लिखने की क्या आवश्यकता है, या मान लो दिखाते हैं तो चलो दिखा भी देते हैं। इसके आगे कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, 1 है, और Br2 के आगे भी क्या है, 1 है। कोई दिक्कत, लेकिन अब हम लोग करते क्या है, यहां पर रेट लॉ लगाते हैं। रेट लॉ,
तो बाबू ने यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 तो होगा और Br2 होगा। अभी गौर करना, H2 पर पावर क्या होगा, 1 होगा, लेकिन Br2 पर पावर हाफ होगा। यानी H2 का स्टैंडर्ड कॉफिशिएंट यानी एक्चुअल कॉफिशिएंट 1 है और Br2 का एक्चुअल कॉफिशिएंट हाफ है। बोलोगे सर ये आप कैसे कह सकते हैं, या इस तरह से आप क्यों लिख दिए, आपको कैसे पता या हमको कैसे पता चलेगा? तो बाबू ने एक चीज़ हम ये क्या बताए कि ये तो थ्योरेटिकल बेसिस पर हम डिसाइड कर लिए, H2 का नंबर ऑफ मोल्स 1 है और Br2 का नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो पावर लगा दिए, H2 पर पावर 1 और Br2 पर पावर 1। लेकिन ये जो वैल्यू आया है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। बात को समझना, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इसको तुम ऐसे समझ लो समझने के लिए कि अगर हम H2 के कंसंट्रेशन को ठीक है 1 यूनिट बढ़ाते हैं, बात को समझना, H2 के कंसंट्रेशन को 1 यूनिट बढ़ाते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन भी 1 यूनिट बढ़ता है, तो मतलब जिस प्रोपोर्शन में H2 बढ़ा उसी प्रोपोर्शन में, यानी जिस रेशियो में तुम्हारा H2 बढ़ रहा है, H2 का सांद्रण बढ़ रहा है, उसी तुम्हारा रेशियो में क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। तो इसीलिए पावर क्या हुआ यहां पर, 1 हुआ। अगर H2 के कंसंट्रेशन को 1 यूनिट बढ़ाते और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता, 2 यूनिट बढ़ जाता, तो पावर यहां पर क्या हो जाता, 2 हो जाता। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये कहां से आया, बात को समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कि अगर हम H2 के कंसंट्रेशन को 1 यूनिट बढ़ाते हैं, अगर रेट ऑफ रिएक्शन, बात को गौर करना, 1 ही यूनिट बढ़ रहा है, तो यहां पर पावर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये Br2 पर हाफ क्यों कर दिए? तो यहां पर इसका मतलब ऐसे समझो कि अगर हम Br2 के कंसंट्रेशन को 1 यूनिट बढ़ाते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हाफ यूनिट बढ़ता है। बात को समझा, Br2 के कंसंट्रेशन 1 यूनिट बढ़ा है और Br है ना, ये तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ा, हाफ यूनिट बढ़ा, तो इसका मतलब क्या हो गया, Br2 का स्टैंडर्ड कॉफिशिएंट क्या है। समझ में आया बात? तो ये कहां से डिसाइड होता है, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है ये बात समझ में आ रहा है? तुमको याद रखना होगा कि किस रिएक्शन के लिए, ठीक है, रिएक्टिंग स्पीसीज या रिएक्टेंट्स का, ठीक है, डिफरेंट रिएक्शन में डिफरेंट रिएक्टेंट्स का तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉफिशिएंट क्या होगा। एक चीज यहां पर और गौर करना, बात यहां समझ में आया ना कि H2 पर पावर 1 का क्या मतलब है कि अगर हम H2 के कंसंट्रेशन का 1 यूनिट बढ़ाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 1 यूनिट बढ़ा। Br2 पर पावर हाफ का क्या मतलब है, Br2 के कंसंट्रेशन को 1 यूनिट बढ़ाए तो Br2 का रेट ऑफ रिएक्शन क्या बढ़ा, हाफ यूनिट बढ़ा, इसलिए पावर क्या हो गया, हाफ। आगे चल करके ये जो तुम्हारा है स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, उसको हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का नाम देंगे, और ये जो एक्चुअल कॉफिशिएंट है इसको ऐड कर देंगे तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। और यहीं पर तो बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो बाबू ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है और यहां पर ऑर्डर 1 प्लस हाफ कर दो, क्या हो जाएगा 3/2, और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा 1 और 1 2। किसी रिएक्शन में, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट कर रहा होता है वो उसका मॉलिक्यूलरिटी होता है। और रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म पर जो पावर होता है उसका जो सम होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, और इसी पर हमारा अगला क्लास होगा। जब तक हम इस लॉ ऑफ मास एक्शन को और रेट लॉ को बढ़िया से नहीं पढ़ते ना, तब तक हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप कर ही नहीं पाते। तो बाबूरे ये बताओ कि ये तुम्हारा लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ क्लियर है? और हम उम्मीद करते हैं जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं वो बहुत ही आराम से लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में डिफरेंस को समझ चुके होंगे।
देखो अब आज हम लोग द्रव्यमान क्रिया के नियम पर बात करेंगे, ठीक है ना। 11th क्लास में भी रासायनिक क्या है ना, साम्य चैप्टर में ये द्रव्यमान क्रिया का नियम हम लोगों को पढ़ना था। ये तो सभी बच्चों को पता है कि ये नियम जो है नॉर्वे के दो रसायन शास्त्री गुलबर्ग एवं वागे ने 1864 ईस्वी में दिया था। देखो इस नियम का मेन फैक्ट्स देख लो, ये कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है इस नियम का। वैसे तो तुम लोग जान ही रहे हो कि अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है, अभिकारकों के सांद्रण के समानुपाती होता है। तो बस यही बात तो कह रहा है कि नियत ताप पर गौर करना, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण यानी कि सक्रिय मात्रा, एक्टिव मास, जिसको हम लोग कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन बोलो, सक्रिय मात्रा कहो, एक्टिव मास कहो, के गुणनफल के समानुपाती होता है। और एक चीज यहां पर ध्यान देने वाला है कि रासायनिक समीकरण में स्पेसीज का जो स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक होता है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यानी उसका जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, उसके सांद्रण पदों के घातांक के रूप में रहते हैं। बात को समझना, स्पेसीज का जो स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक होता है रासायनिक समीकरण में, वो कैसे रहता है, घातांक के रूप में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अभिक्रिया पर विचार करते हैं। चलो इस चीज को समझने के लिए, ये कथन समझ में आया द्रव्यमान क्रिया के नियम का। तो ये नियम किसने दिया था बुआरे, गुलबर्ग एवं वागे ने। देखो आगे अभिक्रिया की अनुक्ता और कोटि को समझने के लिए द्रव्यमान क्रिया का नियम यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन और वेग नियम को बढ़िया से समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस लेक्चर में हम लोग द्रव्यमान क्रिया का नियम यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन और वेग नियम पर बात करेंगे, खाली गौर करना। तो ये तो जान ही रहे हो कि ये नियम गुलबर्ग एवं वागे ने 1864 ईस्वी में अपने प्रयोग फलों के आधार पर प्रतिपादित किया था। नियम में क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा वो क्या होगा, अभिकारकों के मोलर सांद्रणों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। अभिक्रिया का वेग या दर क्या होगा, अभिकारक के मोलर सांद्रण यानी कि सक्रिय मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होगा। और इस रासायनिक समीकरण में, ठीक है, स्पेसीज का जो स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक होगा वो किस रूप में रहेगा, पावर के रूप में रहेगा। अभी समझना, अब हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले एक सिंपल सा रिएक्शन तुम कंसीडर करो, ठीक है। एक निम्न अभिक्रिया पर विचार करते हैं। विचार करते हैं, खाली गौर करना बाबू रे। मार्कर देखो, अब फर्ज करो कि ए और बी अभिक्रिया करके तुम्हारा उत्पाद दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। ए और बी अभिक्रिया करके तुम्हारा क्या दे रहा है, प्रोडक्ट। फर्ज करो कि ए का ए मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में भाग ले रहा है और बी का कितना मॉलिक्यूल भाग ले रहा है। ये जो स्मॉल ए और बी है, यही तुम्हारा क्या है, अभिकारक का स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो बाबू रे यहां पर बताओ अभिक्रिया दर क्या होगा, बताओ, ठीक है। अभिक्रिया दर क्या होगा यहां पर, बोलो। अभिक्रिया दर क्या होगा, बोलो। अभी तुरंत बताए कि अभिक्रिया दर क्या होता है, समानुपाती होता है अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल का। यानी अभिक्रिया दर समानुपाती क्या होगा, अभिकारकों का सांद्रण। बात को समझना यहां पर, ये कल भी हम लोग अभिक्रिया के वेग या दर को प्रभावित करने वाले कारक में हम लोग पढ़े कि अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है, अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। तो बताओ क्या होगा, बोलो। अभिक्रिया दर समानुपाती क्या होगा, अभिकारक है तुम्हारा ए
ठीक है, ए के सांद्रण को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये ए का मोलर सांद्रण हो गया और ये बी का मोलर सांद्रण हो गया। अभिक्रिया दर हो गया अभिकारक के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती। आगे देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखा है कि रासायनिक समीकरण में स्पेसीज का जो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक होता है वो किस रूप में रहता है बताओ? पावर के रूप में। तो ए का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट गुणांक क्या है? ए है, तो ये क्या बन जाएगा बुआरे? पावर। और ये बी का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बी का स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है? बी, ये इसका पावर बन जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ या ना? अब बताओ, अगर हम समानुपाती के चिन्ह को हटा देंगे तो यहां पर क्या आएगा? एक कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा बताओ बाबू रे? बोलो। अभिक्रिया दर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अभिक्रिया दर इक्वल टू क्या हो जाएगा? के ए टू दी पावर ए और बी टू दी पावर क्या हो जाएगा? यानी ए के कंसंट्रेशन पर स्मॉल ए है पावर और बी के कंसंट्रेशन पर स्मॉल बी है पावर। बताओ यहां के क्या है? यहां के क्या है बुआरे? वेग नियतांक, या क्या है? दर नियतांक। यहां के क्या है तुम्हारा बाबू रे? वेग नियतांक या दर नियतांक। अब एक चीज गौर करो, अगर ए और बी का सांद्रण क्या हो जाए? इकाई हो जाए, यूनिटी हो जाए, यानी कि 1 मोल पर लीटर हो जाए, तो बताओ क्या होगा? बोलो। यदि ए इक्वल टू ए और बी का सांद्रण क्या हो जाए? 1 मोल पर लीटर हो जाए तो क्या होगा बताओ? तब अभिक्रिया दर बराबर क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। के इंटू बोलो 1 इंटू होगा। अभिक्रिया दर बराबर के इंटू 1 इंटू 1 होगा, यानी कि अभिक्रिया दर बराबर क्या हो जाएगा? बोलो। अभिक्रिया दर बराबर क्या हो जाएगा? के। बात समझ में आ रहा है? इसका क्या मतलब हुआ बताओ? इस तरह से तुम नहीं कह सकते हो कि वेग नियतांक क्या है? वेग नियतांक अभिक्रिया का वह वेग है, अभिक्रिया का वह दर है जब प्रत्येक अभिकारक का मोलर सांद्रता क्या हो या मोलर सांद्रण क्या हो? इकाई हो। बात को समझो, अगर हम अभिकारक का मोलर सांद्रण को इकाई कर देते हैं तो ये जो वेग नियतांक के है ये किसके बराबर हो जाता है? अभिक्रिया के दर या वेग के बराबर हो जाता है। एकदम द्रव्यमान क्रिया का नियम दिमाग में आया पूरा? बात बोलो, फिर से बात को समझना। देखो बुआरे, हम लोग बात कर रहे हैं द्रव्यमान क्रिया का नियम यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो आज केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 6 पर हैं हम लोग, 6ठे लेक्चर पर है, और यहां पर हम लोगों को बात करना है किस पर? द्रव्यमान क्रिया का नियम और वेग नियम। ये दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस को तुमको समझना पड़ेगा। तो बुआरे, सबसे पहला बात कि ये द्रव्यमान क्रिया का नियम लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था? नॉर्वे के 2 रसायन शास्त्री गुलबर्ग एवं वागे ने। नॉर्वे के 2 रसायन शास्त्री गुलबर्ग एवं वागे ने। बात समझ में आ रहा है? और उन्होंने क्या कहा अपने इस नियम में कि दिए गए ताप पर, नियत ताप पर रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा वो क्या होगा? अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के बोलो समानुपाती होगा। अगर 2 अभिकारक है तो दोनों अभिकारक का जो मोलर सांद्रण है उसका गुणनफल के समानुपाती है। यहां देख ही रहे हो। और यहां पर एक लाइन और यहां पर देखो, रासायनिक समीकरण में स्पेसीज का जो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक होगा, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, मतलब इस अभिकारक का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। सांद्रण पदों के घातांक के रूप में रहेगा, वो हमेशा क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर किसके समानुपाती होता है?
बोलो, अभिक्रिया का वेग या दर किसके समानुपाती होता है? अभिकारकों के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल का। और इसमें क्या हो जाएगा कि रासायनिक समीकरण में जो स्पेसीज का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होगा वो सांद्रण पद का क्या बन जाएगा? घात बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये अगर हमारा ए और बी अभिकारक है जिससे उत्पाद बन रहा है, अब इसका ए का नंबर ऑफ मोल्स क्या है? ए है, और बी का नंबर ऑफ मोल्स क्या है? बी है। यानी यहां पर अभिक्रिया दर समानुपाती क्या हो जाएगा? अभिकारक ए और बी का सांद्रण, और जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए का ए पावर बन जाएगा, और बी का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है पावर बन गया। अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटा दिए, क्या आ गया? के। यहां पर के क्या है? वेग नियतांक या दर नियतांक। ओके ना? अब अगर ए और बी का सांद्रण क्या हो जाता है? इकाई हो जाता है, तो ठीक है, अभिक्रिया दर बराबर क्या हो जाता है? के हो जाता है। यानी इकाई मोलर सांद्रता पर क्या हो जाता है? वेग नियतांक बराबर हो जाता है किसके लिए? किसके अभिक्रिया दर का। ये तुम्हारा क्या हो गया? लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया। क्लियर है बात? इतना बात को समझना। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है और दर नियम है, वेग नियम जिसको रेट लॉ कहते हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। देखो बुआरे, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है तुम लोगों को, खाली थोड़ा सा ध्यान दोगे। अभी हम लोग किस पर बात करेंगे? वेग नियम पर, रेट लॉ पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? वेग नियम, यानी कि रेट लॉ पर बात करेंगे। दोनों में बेसिक डिफरेंस को समझना। देखो, अगर हम बात करें वेग नियम बाबूरे, तो यह भी कुछ द्रव्यमान क्रिया के नियम के तरह ही है। देखो यहां पर इस नियम का भी कथन क्या कहता है कि नियत ताप पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अभिकारकों के मोलर सांद्रणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यहां पर भी। और रासायनिक समीकरण में स्पेसीज के, यहां पर देख समझ लेना बात, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के जगह हो जाएगा यहां पर बाबूरे एक्चुअल कोफिशिएंट, मतलब इसको हम लोग कहेंगे वास्तविक गुणांक। बात को समझना, वास्तविक गुणांक उसके सांद्रण पदों के घातांक के रूप में रहते हैं। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? यहां पर जो पावर होगा, ठीक है, यानी यहां पर जो कंसंट्रेशन टर्म पर जो पावर होगा वो क्या होगा? बताओ, वो पावर क्या होगा? वो एक्चुअल कोफिशिएंट होगा। बोलेगा सर ये एक्चुअल कोफिशिएंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, या ये एक्चुअल कोफिशिएंट क्या है? देखो अब रे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के लिए तुमको कुछ नहीं करना पड़ा। इस रिएक्शन में जितना नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट्स का, अभिकारक का जितना अणु हिस्सा लिया, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। लेकिन वास्तविक गुणांक होता है वो, मतलब अभिकारक अणु का, यानी कह सकते हो कि वो अभिकारक अणु जो अभिक्रिया दर को निर्धारित करता है। ये आगे अभिक्रिया की कोटि में इस पर डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। तो तुम इसको ऐसे समझो कि यहां पर अभिक्रिया दर जो होगा किसके समानुपाती होगा? अभिकारकों के सांद्रण का। और यहां पर जो पावर होगा वो ए और बी नहीं होगा। फर्ज करो कि यहां पर जो पावर होगा वो एक्स और वाई होगा। बात को समझना, यहां एक्स और वाई क्या है बताओ? अभिकारकों का क्या है? वास्तविक गुणांक है। यहां एक्स और वाई क्या है? बोलो बाबू रे, यहां एक्स एवं वाई क्या है? बोलो, अभिकारकों का क्या है? वास्तविक गुणांक है। बात को समझना, वास्तविक गुणांक है। एक्स और वाई क्या है तुम्हारा? अभिकारकों का वास्तविक गुणांक है, एक्चुअल कोफिशिएंट है। आगे ये पता चलेगा कि एक्चुअल कोफिशिएंट होता क्या है। अब एक बात और यहां पर गौर करो कि ये जो एक्चुअल कोफिशिएंट एक्स और वाई है,
वो ए और बी के समान भी हो सकता है और उससे डिफरेंट भी हो सकता है। बात को समझना, ये एक्स और वाई ए बी का सेम भी हो सकता है, ठीक है, और डिफरेंट भी हो सकता है। इस बात को याद रखना। तो इस कंडीशन में यहां अभिक्रिया दर क्या हो जाएगा बताओ? ए के सांद्रण पर पावर क्या हो जाएगा? बोलो एक्स, और बी के सांद्रण पर क्या हो जाएगा? वाई। कोई दिक्कत? उसी तरह से यहां पर भी अगर ए और बी का तुम्हारा क्या हो गया? सांद्रण इकाई हो जाता है, तो अभिक्रिया अभिक्रिया दर इक्वल टू क्या हो जाता है? के। तो बाबू रे यहां पर वेग नियम और द्रव्यमान क्रिया के नियम में बेसिक डिफरेंस समझ में आया? यहां पर भी अभिक्रिया का दर क्या है? अभिकारकों के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती है, लेकिन फर्क यही है कि यहां पर अभिकारक के मोलर सांद्रता के ऊपर क्या आ जा रहा है? पावर क्या बन रहा है? एक्चुअल कॉफिशिएंट। एकदम दिमाग में डालो, हम धीरे धीरे करके सारा टर्म को क्लियर करते चलेंगे। जब ये क्लास में थोड़ा सा यहां पर ये नहीं पता चल रहा है कि वास्तविक गुणांक क्या है, अगला क्लास जब अभिक्रिया की अनुक्ता और कोटि पर देंगे तो वहां पर तुमको ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये वास्तविक गुणांक क्या होता है, एक्चुअल कॉफिशिएंट क्या होता है। देखो यहां पर इतना तो क्लियर हो गया कि भाई ये जो ए और बी है, इसका जितना नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में, अभिक्रिया में जो भाग लिया, वो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, ठीक है। और ये जो वास्तविक गुणांक है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से अलग हो सकता है और स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट भी हो सकता है। यानी ये स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स के समान भी हो सकता है और उससे डिफरेंट भी हो सकता है। और तो कहीं पर कुछ नहीं देख रहे हो कि यहां पर हमारा अगर द्रव्यमान क्रिया का नियम रहता तो पावर क्या हो जाता है? ए पर पावर स्मॉल ए हो जाता और बी के मोलर सांद्रण पर पावर क्या हो जाता है? स्मॉल बी हो जाता। लेकिन यहां पर क्या हो जा रहा है बताओ? ए और बी से अलग हम क्या कर दिए, ठीक है, अलग दिखना चाहिए, इसलिए एक्स वाई तुम अल्फा बीटा भी मान सकते हो। अब ए भी लिए तो उसमें सी डी भी मान सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो बाबू रे यहाँ एक्स और वाई क्या है? अभिकारकों का वास्तविक गुणांक है। कोई दिक्कत? तो बाबू रे वेग नियम, ठीक है, अभिक्रिया के वेग या दर एवं अभिकारक के सांद्रण में प्रायोगिक मात्रात्मक संबंध स्थापित करता है। इन्हें एक व्यंजक के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं? व्यक्त करते हैं, जो है ना किस नाम से जाना जाता है पता है? जो वेग नियम व्यंजक के नाम से जाना जाता है। बात को समझ लेना। और इसका मेन कथन क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती होगा। और रासायनिक समीकरण में स्पेसीज के वास्तविक गुणांक क्या होगा? उसके अभिकारकों के सांद्रण के क्या बोलो? पदों के घातांक के रूप में रहेगा, ठीक है। तो यही बात है कि अगर ए का ए मॉलिक्यूल हिस्सा लिया है और बी का बी मॉलिक्यूल हिस्सा लिया करके प्रोडक्ट बनाया है, तो द्रव्यमान क्रिया का नियम लगाते तभी क्रिया का दर समानुपाती हो जाता है। ए पर पावर स्मॉल ए और बी के सांद्रण पर पावर स्मॉल बी। लेकिन जब वेग नियम लगाएंगे तो यहां पर पावर क्या कर दिए हैं? एक्स और वाई कर दिए। ये ए और बी स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, वो तुम्हारा स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, और एक्स वाई क्या है? वास्तविक गुणांक है। इतना बात तुम्हारे दिमाग में आ गया कि नहीं आया? बोलो, आ गया। चलो ठीक है। वेग नियम और द्रव्यमान क्रिया के नियम में अगर तुमको बेसिक डिफरेंस देखना है, इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल तुमको दे रहे हैं। बात को समझना। जैसे एग्जाम्पल 1 को देख लो, 2NO + O2, ये 2NO2 बता, ठीक है। अब बात को समझो, ये NO का यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है? 2 है। और O2 का कितना मॉलिक्यूल है ना, मोल्स हिस्सा ले रहा है? 1। तो O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है? बोलो बोलो, 1। अब यहां पर गौर करना। अब इस पर हम द्रव्यमान क्रिया का नियम लगाते हैं। तो अभी हम तुरंत बताएं कि अभिक्रिया दर किसके समानुपाती होगा? बोलो, अभिकारकों के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल का। तो अभिकारक तुम्हारा NO है
और क्या है, O2 है। दोनों का मोलर सांद्रता का गुणनफल, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, बोलो, पावर बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? तो यानी कहने का मतलब है यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 और क्या है, O2 का क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। अब इस पर, ये तो द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार, वेग नियम, ठीक है, वेग नियम से यहां पर भी तुम्हारा अभिक्रिया दर समानुपाती होता है अभिकारकों के सांद्रण का गुणनफल का। अब हम यहां पर बोले पावर जो होगा वो क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ना होकर के क्या होगा, स्टैंडर्ड कोफिशिएंट होगा। मतलब एक्चुअल कोफिशिएंट यानी कि, बोलो, एक्चुअल कोफिशिएंट यानी क्या, अभी तुरंत बताए हम, वास्तविक गुणांक। और हम एक चीज और भी बोले, ये वास्तविक गुणांक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। देखो बाबू रे, यहां पर इस रिएक्शन के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और एक्चुअल कोफिशिएंट सेम है, यानी यहां पर भी पावर क्या हो जाएगा, 2 ही होगा और यहां पर 1 होगा। तो बोलेगा सर ये इस बात को आप कैसे कह रहे हैं? तो बाबू रे, ये हम और तुम डिसाइड नहीं करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर डिसाइड होता है। देखो जनरली इसमें देखा क्या गया है कि अगर O2 के सामने, देखो यहां पर एक पावर कैसे आया O2 पर, या NO पर 2 क्यों कैसे आया, तो बात को समझना कि ये O2 पर पावर 1 का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस अभिक्रिया में O2 के सांद्रण को 1 इकाई बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, 1 इकाई, तो फिर क्या होता है, अभिक्रिया का दर भी क्या होता है, 1 इकाई बढ़ता है। ये एक समझने के लिए, ये जो हम बता रहे हैं कि वास्तविक गुणांक कहां से आया है, अगर O2 के सांद्रण में इकाई परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया का दर भी क्या होता है, बोलो, इकाई परिवर्तन होता है। इसलिए यहां पर पावर क्या आ गया, नहीं समझी बात, यानी जिस प्रपोर्शन में हम O2 बढ़ाते हैं उसी प्रपोर्शन में तुम्हारा क्या बढ़ता है, अभिक्रिया दर बढ़ता है। ये कहां से है ना, तू पता चला, तो ये एक्सपेरिमेंट से, इसलिए पावर 1 बन गया। अब ये NO को देख लो, तो यहां पर इस पर पावर क्या है, 2 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 2 है। बात को समझना, यानी ये बता रहा है कि अगर फर्ज करो कि NO के सांद्रता में हम 2 इकाई का परिवर्तन करें और अभिक्रिया दर भी क्या हो रहा है, 2 इकाई बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर पावर क्या कर दिए हैं, 2 कर दिए हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये जो तुम्हारा, एक समझाने के लिए इस बात को हम तुम्हारे सामने रखे कि इस तरह से तुम बात को समझ सकते हो। तो ये जो तुम्हारा एक्चुअल कोफिशिएंट है, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस से निर्धारित किया गया, प्रायोगिक आधार पर तुम्हारा निर्धारित किया गया, और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सेम से भी अलग भी हो सकता है और उससे सेम भी हो सकता है। क्लियर है बात? ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। इस रिएक्शन को देखो, देखो अब यहां पर H2 प्लस Br2 से 2HBr बन रहा है। इस रिएक्शन को तुम थोड़ा ध्यान से देखो। अब बताओ यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट H2 का कितना है और Br2 का कितना है, 1। तो यहां पर अभिक्रिया दर क्या होगा बताओ, H2 पर पावर क्या हो जाएगा, 1, और Br2 पर पावर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये तुम्हारा द्रव्यमान क्रिया के नियम अनुसार। अब वेग नियम, अब तुम एक चीज खाली गौर करना, यहां H2 होगा, इस पर पावर होगा कुछ, Br2 पर भी पावर होगा कुछ। अब सवाल होता है ये पावर कितना होगा, ये वास्तविक गुणांक है। वो ये हम और तुम कैसे पता कर सकोगे, ये तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर डिसाइड होता है। तो एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि भाई अगर हम H2 के सांद्रण में इकाई परिवर्तन करेंगे तो अभिक्रिया दर में भी इकाई परिवर्तन होता है। ये एक्सपेरिमेंट कहता है। इसका मतलब
जिस अनुपात में H2 का सांद्रण बढ़ता है उसी अनुपात में अभिक्रिया दर बढ़ता है। तो इसलिए यहां पर जो है H2 पर पावर क्या हो जाएगा, ये H2 का जो स्टैंडर्ड कॉफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा। लेकिन बाबू रे एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि अगर Br2 के सांद्रण में इकाई परिवर्तन किए तो अभिक्रिया दर क्या हो गया, उसमें हाफ परिवर्तित हुआ। ठीक है, वास्तविक गुणांक को कैसे समझ सकते हो तुम? हम क्या बोले अभी कि अगर H2 के सांद्रण में, ऐसे बात को समझो कि अगर हम इकाई परिवर्तन किए और अभिक्रिया दर भी इकाई परिवर्तन हुआ तो पावर कितना हुआ, यानी वास्तविक गुणांक 1 हुआ। लेकिन अगर हम Br2 के सांद्रण में इकाई परिवर्तन किए तो इसका अभिक्रिया दर में हाफ यूनिट परिवर्तन हुआ। तो इसीलिए Br2 का जो वास्तविक गुणांक होगा 1 नहीं होगा, हाफ होगा, क्योंकि Br2 के सांद्रण में परिवर्तन हुआ इकाई, लेकिन अभिक्रिया दर में परिवर्तन कितना हुआ, हाफ हुआ। इसीलिए इस पर पावर क्या हो गया बताओ, बोलो बोलो। बात समझ में आ रहा है आप कि नहीं आ रहा है समझ में? तो बाबू रे ये तुम्हारा ये जो है, ये देखो तुम थ्योरी के आधार पर आराम से इसका कितना मॉलिक्यूल्स यहां पर है, कितना मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहा है 1, और यहां पर भी Br2 का भी कितना मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है 1। तो ये तुम्हारा द्रव्यमान क्रिया के नियम में ये पावर 1 और 1 बना दिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया। ये तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हो गया। लेकिन ये 1 और हाफ जो आया वास्तविक गुणांक, ये कहां से आया बोलो? ये एक्सपेरिमेंट से आया। तो बाबू रे इस वास्तविक गुणांक को इस अभिक्रिया के लिए याद रखना होगा, और बाद में हम बताएंगे कि इसी वास्तविक गुणांक को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये अभिक्रिया का कोटि हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अगर इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी पूछेगा, अनुकता पूछेगा, तो 2 होगा, क्योंकि इस अभिक्रिया में 2 अणु हिस्सा ले रहा है। लेकिन अगर इसी अभिक्रिया का कोटि पूछेगा, ऑर्डर पूछेगा, तो क्या हो जाएगा 1 + हाफ यानी 3/2 हो जाएगा। और इसी पर तो अगला हमारा लेक्चर होगा, अभिक्रिया की अनुकता एवं अभिक्रिया की कोटि। एकदम दिमाग में सेट कर गया बात पूरा, बोलो। अभी इस क्लास को जो है, जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं, इसको 1-2 बार रिपीट करके आप देख लो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि द्रव्यमान क्रिया का नियम यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में जो बेसिक डिफरेंस है उसको समझना। नहीं तो ये टॉपिक, ये बात जो है हमेशा कंफ्यूज करते रहता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने में। तो बाबू रे इस लॉ ऑफ मास एक्शन से तुम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पर पहुंच जाओगे, और ये जो रेट लॉ है इस बेसिस पर तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल पाओगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए।